मानपुर गांव में किशोर नाम का एक सेठ रहता था। वो अपने बेटे मनु के साथ हवेली में रहता था। किशोर के घर में कमला नाम की कामवाली रहती थी। उसका बेटा सुनील बहुत समझदार था और अपनी माँ के साथ हवेली में काम करता था। मनु को अपने पिता के पैसों का बहुत घमंड था। ये लो बेटा, तुम्हारा मनपसंद हेलीकॉप्टर। अब जाओ इससे खेलो, और हाँ, इस बार इसे तोड़ना मत। सुनील ने कल मेरा कमरा अच्छे से साफ नहीं किया था। चलो आज उसी के घर में हेलीकॉप्टर क्रैश करता हूँ। और मनु अपना हेलीकॉप्टर सुनील के घर पर गिरा देता है और उसका हेलीकॉप्टर टूट जाता है। अरे ये क्या, मनु ने अपना ये वाला हेलीकॉप्टर भी तोड़ दिया। काश मेरे पास भी बहुत सारे पैसे होते तो मैं भी नए नए खिलौनों से खेल पाता और कभी इन्हें नहीं तोड़ता, हमेशा संभाल कर रखता। सुनील को मनु की हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो मनु के सारे टूटे हुए खिलौनों को ठीक कर उनसे खेलता था। काफी दिनों बाद गांव में एक खिलौनों की प्रतियोगिता रखी गई। मनु और सुनील दोनों का ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मन था। पापा, क्या आप मेरे लिए एक अच्छा सा खिलौना अमेरिका से मंगवा सकते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल मंगवा दूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम ये प्रतियोगिता जीतो। मनु की क्लास में राज नाम का एक लड़का पढ़ता था जो हमेशा उससे चिढ़ता था। जब मनु का खिलौना अमेरिका से डिलीवर हुआ तब राज ने वो चोरी कर लिया। अब देखता हूँ ये मनु कैसे प्रतियोगिता जीतता है। इसका हेलीकॉप्टर ले चलता हूँ अपने साथ। पापा, नहीं, वो खिलौना कहाँ है? मैंने सुबह ही बाहर देखा था। बेटा, तुम्हें अपना खिलौना अंदर संभाल कर रखना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता, नया खिलौना आने में 1 हफ्ता लग जाएगा। सुनील ने राज को चोरी करते हुए देख लिया था। अरे मनु, सुनो मेरी बात। मैंने अभी राज को तुम्हारा हेलीकॉप्टर चोरी करते हुए देखा, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सका। वो भागने में कामयाब हो गया। मनु छोटे बच्चों की तरह इस बात पर रोने लगा और एक नए खिलौने की जिद करने लगा। सुनील को ये देखकर अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, एक बात कहूँ मनु, याद है पिछले हफ्ते तुमने एक हेलीकॉप्टर मेरे घर के पास गिरा दिया था? मैंने उसके पुर्जे जोड़कर उसे बिल्कुल ठीक कर दिया है। क्या तुम उसका इस्तेमाल करना चाहते हो? वो भी तो तुम्हारा ही है। मनु ने सुनील के सुझाव को मान लिया और प्रतियोगिता में जीत गया। धन्यवाद सुनील, तुमने खुद प्रतियोगिता में भाग न लेकर मेरी मदद की। कोई बात नहीं मनु, ऐसा मत सोचो, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं आपसे हमेशा अपने खिलौनों का ध्यान रखूंगा और तुम्हें भी उनके साथ खेलने दूंगा। दबा हुआ खजाना। झुमरू झुमरी तलैया में रहता था। वो वहाँ अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ रहता था। झुमरू पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार था और उसे नई नई चीजों का आविष्कार करने की बहुत इच्छा थी। वो जब देखो अपने घर से पुराना सामान लेकर नई नई चीजों के आविष्कार किया करता था। उसे स्कूल में हमेशा साइंस प्रतियोगिता में इनाम मिला करता था, लेकिन उसकी इस आदत से उसके पिता बहुत गुस्सा हुआ करते थे। अरे झुमरू, ये आविष्कार करना बंद कर दे भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तेरे आविष्कार के लिए। कुछ ऐसी पढ़ाई कर जिससे तुझे कुछ आगे नौकरी में मदद मिले। क्या पापा, आप तो हमेशा नाराज होते रहते हैं। देख लेना, एक दिन ऐसा आविष्कार करूंगा कि आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और खूब पैसे मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है, आप तो इसे ऐसे ही कहते रहते हैं। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। देख लेना, ये एक दिन जो कह रहा है करके ही दिखाएगा। एक दिन जब झुमरू स्कूल से वापस आता है तो वो देखता है कि उसके गांव के तालाब के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। झुमरू पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो गाड़ियां सरकारी गाड़ियां थी और वो लोग पुरातत्व विभाग से आए थे। वे यहाँ छानबीन करने आए थे ताकि उन्हें तालाब के नीचे दबे हुए किले के बारे में पता चल सके, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें बहुत सारा खजाना था। झुमरू घर जाकर इस बारे में अपनी माँ से पूछता है। माँ, क्या ये बात सच है कि हमारे गांव के तालाब के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है? वो कोई पुराना किला है? हाँ बेटा, सुना तो हमने भी ऐसा ही है बुजुर्गों से, मगर देखा कभी नहीं। माँ तू देख लेना, ये खजाना एक दिन मैं ही निकाल कर दिखाऊंगा। ये बात सुनकर उसके पिता हंसते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, जो काम बड़े बड़े ऑफिसर ना कर सके वो काम तुम करोगे। ठीक है, लगे रहो।
झुमरू बड़ी लगन से खजाना ढूंढने के लिए कोई तरकीब लगाने लगता है और वो एक दिन ऐसी मशीन बनाता है जो पानी और जमीन के नीचे दबे हुई किसी भी धातु के बारे में पता लगा सकती थी। वो अपनी मशीन को लेकर तालाब के पास घूमने लगता है। तभी अचानक एक जगह जाकर उसकी मशीन आवाज करने लगती है। अपनी मशीन के संकेत देखकर झुमरू खुश होकर घर आता है और वो सारी बात अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ झुमरू को लेकर गांव के सरपंच के पास जाती है। उनकी बात सुनकर गांव के सरपंच कहते हैं, बेटा झुमरू, अगर तुम्हारी ये बात सही निकली तब तो हमारे गांव के दिन बदल जाएंगे। गांव के सभी लोग मिलकर तालाब के नीचे खुदाई करते हैं और काफी गहराई तक खुदाई करने के बाद उन्हें किले के बारे में पता लग जाता है। किला और खजाना मिलने के बाद गांव के सरपंच सरकारी पुरातत्व विभाग के लोगों को सूचना देते हैं। सरकार किले और सारे खजाने पर कब्जा कर लेती है, लेकिन वो गांव की भलाई के लिए काफी पैसा देती है और साथ में झुमरू और उसके परिवार को एक बड़ा इनाम दिया जाता है। इनाम मिलने के बाद झुमरू खुश होकर अपने पापा से कहता है, देखा पापा, मैंने तो कहा ही था कि पैसे भी आएंगे और नाम भी रोशन करूंगा आप दोनों का। हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तूने मुझे गलत साबित किया। बस ऐसे ही पढ़ो और जिंदगी में आगे बढ़ो। लॉन्ग ब्रिज। धर्मपुर गांव में नदी पर एक छोटा सा लकड़ी का पुल था, जिसे पार करके यात्री इधर से उधर आया जाया करते थे। वहां के लोगों का शहर जाने का वही एकमात्र साधन था। उसी गांव में यशोदा नाम की एक औरत रहा करती थी, जिसका बेटा गोपाल शहर में पढ़ाई किया करता था और पढ़ाई खत्म होने के बाद उसकी शहर में बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। अपनी पहली कमाई से गोपाल एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदता है और उसे लेकर वो वापस गांव आता है। लेकिन पुल के पास आकर वो हैरान और दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी गाड़ी पुल के पार नहीं जा सकती थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने घर न जाकर सीधा प्रधान के घर जाता है। प्रधान काका नमस्कार। अरे आओ बेटा कृष्णा, कैसे हो? बड़े दिनों बाद आए शहर से। अब काका आप ही बताइए, मैं आऊं भी तो कैसे? मैंने इतनी तरक्की की है, लेकिन इस गांव में मैं अपनी गाड़ी भी नहीं ला सकता। मैं तो बस आपसे यही कहने आया था कि आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे बेटा, मैंने सरकार को बड़ी चिट्ठियां लिखी है, हमारे गांव के लिए एक पक्का पुल बनाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती बेटा। अब तुम जवान लोग ही कुछ कर सकते हो। वो ये सब देखकर हैरान था कि गांव ने अभी तक कोई भी तरक्की नहीं की है। लेकिन प्रधान काका, अगर कोई बीमार हो जाए तब आप क्या करोगे? यहाँ तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। अरे बेटा, इसी बात का तो रोना है। कई लोगों ने तो रास्ते में ही जान दे दी है, वो भी इस पुल की वजह से। प्रधान के मुंह से यह सब सुनकर वो बहुत उदास हो जाता है। तभी वहाँ एक औरत रोती हुई आती है। हाय राम हाय, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया, कोई बचाओ, कोई इसे अस्पताल ले जाओ, अरे कोई हमारी मदद करो। उस औरत के साथ साथ गोपाल की माँ यशोदा भी वहाँ आती है। वो गोपाल को देखकर हैरान हो जाती है। अरे बेटा, तू कब आया और घर क्यों नहीं आया? यहाँ क्या कर रहा है? देख, ये बेचारी कैसे बिलख रही है। जानता है, इसके बच्चे को सांप ने काट लिया। अब इसे कैसे अस्पताल पहुँचाए, कुछ समझ नहीं आता। गोपाल ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी अचानक वो बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगता है और एक लड़के को अपना फोन देकर उसका वीडियो बनाने को कहता है। वो बच्चे को गोदी में लिए भागता है और भागते भागते पुल पार करता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाता है। धीरे धीरे उसका ये वीडियो वायरल हो जाता है और उसका वीडियो वायरल होते होते मंत्रियों और सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों के पास भी पहुंच जाता है। लोग उनसे सवाल करने लगते हैं। सरकार में बैठे मंत्री शर्मिंदगी से बचने के लिए उस पुल के निर्माण का तुरंत आदेश देते हैं और इससे संबंधित एक चिट्ठी प्रधान के पास पहुंचती है। पुल के निर्माण कार्य का आदेश प्राप्त करके प्रधान बहुत खुश होता है। प्रधान चिट्ठी लेकर भागा भागा अस्पताल आता है और गोपाल से कहता है, कृष्णा बेटा, एक खुशी की खबर है। कहिए प्रधान जी, क्या बात है? बेटा, तुम्हारा वीडियो वायरल हो चुका है और सरकार ने तुम्हारे वीडियो को देखकर हमारे गांव में पक्का पुल बनाने का आदेश दे दिया है। बेटा, तुम्हारी जीत हुई।
सरपंच काका, ये मेरी नहीं, ये पूरे गांव वालों की जीत है। गांव में पुल बनने का कार्य देखकर सभी गांव वाले राहत की सांस लेते हैं।